So hello and welcome back to Blade Runner Kettlewell. This is Ayush Raj and we are back with another set of questions of class 12 political science chapter 4 Cold War era. तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग MCQ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का 5th सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेशन कंडक्ट कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उनमें भी हम लोगों ने कई सारे जो MCQs हैं उसको डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, ये जो पूरा MCQ सीरीज है वो इस बात पे फोकस करता है कि इस चैप्टर से जितने भी MCQs निकल सकते हैं, और ना केवल MCQs बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एंड आई गेस कि अगर आप उन वीडियोज़ को देखोगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, उन कंसेप्ट को नोट करोगे जो कि क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा भी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस पढ़ा और आंसर आपको बता दिया, नहीं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत नया क्वेश्चन पूछ दिया है, कहाँ से क्वेश्चन है और आपको डिफिकल्ट, ऐसा कुछ आपको नहीं लगने वाला अगर आप इन सेशंस को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता दो, हालांकि पुराने स्टूडेंट सबको पता है कि किस प्रकार का हमारा सेशन रहता है, लेकिन नए स्टूडेंट को बता दो कि हमारा जो सेशन होता है उसमें हम लोग 3 स्टेजेस में या 3 लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को और टफनेस को बढ़ाते हुए चले जाते हैं हर एक लेवल के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ हमारा हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है और दूसरे सब्जेक्ट के भी सेशन जल्दी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और उनको भी कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन को जो भी लाइव वीडियोस में देख रहे हैं, लाइव प्रीमियर होते हुए जो भी देख रहे हैं, तो आप लाइव चैट में उसका आंसर दे सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। और जो भी अगर रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ज़रूर दें। ठीक है, अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि गलत और सही होना, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूँ, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 1 का पहला सवाल है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस। क्योंकि लेवल 1 है, आसान सा सवाल है और आपको इसका जवाब देना है कि किस वर्ष में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1989, 1990, 1991 और इज इट 1992। आपको बताना है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर का जो टाइमलाइन है उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें बताया गया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1990। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्टडैम एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस है उसके बाद 1945 के बाद जर्मनी जो है ना उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। जो ईस्ट वाला पार्ट था, ईस्ट जर्मनी था, वो दे दिया गया था किसके अंदर में, यूएसआर के अंदर में। और जो वेस्ट जर्मनी का पार्ट था, ये वेस्ट पार्ट है, वेस्ट जर्मनी, ये दिया गया था यूएस, यूके एंड फ्रांस, इनके पास। बिकॉज जर्मनी इस लड़ाई को हार चुका था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, तो उसके बाद इस जर्मनी के जो एरियाज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो विनर्स होते हैं, विनर्स आपको पता है कि यही सब चारों कंट्रीज ना थे, यूके, यूएस, फ्रांस और यूएसआर। तो इन सब ने क्या किया, बांट लिया जर्मनी को। तो जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिफिकेशन कब हुआ था जर्मनी का, तो ये हुआ था 1990 में। और ये तो जर्मनी का डिवीजन हो गया ना। इसके बाद जो एक ईस्ट जर्मनी में एक सेंटर था जो कि जर्मनी का कैपिटल हुआ करता था, बर्लिन, बर्लिन का भी डिवीजन हुआ था। बर्लिन का भी डिवीजन इसी प्रकार से हुआ था। जो ईस्ट बर्लिन था, ईस्ट बर्लिन, उसको दे दिया गया था, उसका कंट्रोल दे दिया गया था यूएसआर के पास। और साथ ही साथ वेस्ट वाला जो बर्लिन था, वेस्ट बर्लिन, वो दे दिया गया था, उसका कंट्रोल दे दिया गया था यूके, यूएस एंड फ्रांस के पास। तो इस तरीके से बर्लिन का भी डिवीजन हुआ था, मतलब पूरी जर्मनी का डिवीजन और साथ ही साथ बर्लिन का भी डिवीजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1961 में यहाँ पर यूएसआर ने क्या कर दिया था, एक वॉल यहाँ पर इरेक्ट कर दिया था। तो वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो उसी को बर्लिन वॉल कहते हैं। और बर्लिन वॉल कब गिरता है, 9 नवंबर 1989। आई होप आपको ये डेट याद ही हो चुका होगा क्योंकि कई बार हमने डिस्कस कर रखा है। तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिरता है और अगले ही साल 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन ही हो जाता है। मतलब जर्मनी जो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी वो अब एक फुल फ्लेज जर्मनी, एक नेशन के तौर पे आ गई थी वापस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन इन क्यूबा अंडर यूएस प्रेसिडेंटशिप ऑफ। मतलब सोवियत यूनियन ने जब क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, रिचर्ड निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इज इट बिल क्लिंटन।
तो आपको जवाब देना है कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन थे। आसान सा सवाल है, आपको बताना था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय कौन यूएस प्रेसिडेंट है। तो 1962 के अक्टूबर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था और उस समय यूएसआर के प्रीमियर कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव जो थे वो यूएसआर के प्रीमियर थे और यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन एफ कैनेडी। तो आप ये चीज याद रखो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नाटो को क्यों वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था? व्हाई वाज द नाटो आल्सो नोन एज वेस्टर्न अलायंस? आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है यहाँ पर। ऑप्शन ए, बिकॉज मेनी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेर इट्स मेंबर, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वो इसके मेंबर थे, इसलिए नाटो को वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था। या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज इसके मेंबर थे, या फिर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेंबर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अप्रैल 1949 में बनाया गया था, तो उसको वेस्टर्न अलायंस भी क्यों कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज यूरोप के कंट्रीज में ही जो एक तरह से आप कह सकते हो डिवीजन हुआ था, जो ईस्टर्न यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज थे वो यूएसआर के तरफ थे और वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर जो कंट्रीज थे, वेस्टर्न यूरोप में आप देखोगे चाहे उसमें यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, तो ये सारे कंट्रीज और इवन के जर्मनी का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्ट जर्मनी जो था, ये सारे कंट्रीज किसके साइड में थे? नाटो के साइड में थे, या नाटो के अलायंस को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। तो इस कारण से नाटो को वेस्टर्न अलायंस कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वो नाटो के मेंबर थे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टू विच ऑफ द ब्लॉक्स डिड क्यूबा बिलोंग टू? क्यूबा किस ब्लॉक से संबंधित था? यूएसआर ब्लॉक, यूएस ब्लॉक, नैम, और इज इट नन ऑफ द अबव? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूबा किस ब्लॉक से संबंधित था। काफी आसान सवाल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, यूएसएसआर ब्लॉक। क्या आपको पता होगा कि क्यूबा में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन एक तरह से हुआ था और वहां पे बटिस्टा को हटाकर वहां पर जो फिदेल कास्ट्रो है उनकी गवर्नमेंट वहां पर पावर में आ गई थी। तो फिदेल कास्ट्रो एक कम्युनिस्ट लीडर थे और वो और उनके जो काउंटर पार्ट थे, एक तरह से कह सकते हो यूएसएसआर के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव, उनके बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे। और उन्होंने क्या किया था, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, तो उन्होंने यूएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। इवन की यूएसआर ने कई सारे इकोनॉमिक एड दिए थे, मिलिट्री हेल्प दिया था, इवन की मिसाइल्स वगैरह वहाँ पर डिप्लॉय करके रखे थे। तो ये चीज़, तो क्यूबा यूएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएसएसआर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कार्टून से रिलेटेड कि व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट? मतलब ये कार्टून किस चीज़ को दर्शाता है? contestation between the US and Cuba, contestation between the US and USSR, military rivalry between US and China, और is it none of the above? मतलब इसमें आपको बताना है कि क्या ये यूएसए और क्यूबा के बीच के मुकाबले को दर्शा रहा है, या यूएसए और यूएसआर के बीच के मुकाबले को, या फिर यूएसए और चाइना के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी उसको दर्शा रहा है ये कार्टून, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय का ही कार्टून है, उसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी है राइट साइड में, जॉन एफ कैनेडी, और दूसरी तरफ यूएसआर के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, तो ये चीज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है। दोनों बैठे हुए हैं किस पे? मिसाइल पे बैठे हुए हैं, और दोनों के टेबल पे उनके उंगली के नीचे क्या है? उस मिसाइल का एक तरह से कह सकते हो बटन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। और कितने अच्छे से कार्टून ये बनाया गया। अगर आप देखोगे तो मिसाइल्स, किसके मिसाइल? कैनेडी के नीचे जो कैनेडी के हाथ के नीचे जो मिसाइल का स्विच है ना, वो यूएसएसआर वाले मिसाइल का स्विच है, और यूएसआर वाले निकिता क्रुश्चेव के हाथ के रेंज में क्या है? यूएस के मिसाइल का बटन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर यूएसए अगर ट्राई करता है मिसाइल्स दागने की, तो इससे ऑटोमेटिकली यूएसआर का भी मिसाइल्स उनके ऊपर छोड़ा जाएगा। यही तो एक कंसेप्ट था ना, इसी कारण तो डिफरेंस निकल के आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूएसए अगर मिसाइल्स छोड़ता है, न्यूक्लियर वेपन को यूज करता है यूएसआर के अगेंस्ट में, तो यूएसआर भी रिटेलिएट करेगा। तो मतलब खुद के मिसाइल्स यूज करने का मतलब ये हुआ कि आप दूसरे का भी मिसाइल लॉन्च करवा दे रहे हो ऑटोमेटिकली। तो ये चीज दर्शा रहा है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंटेस्टेशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोल्ड वॉर वॉज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, मतलब किस आइडियोलॉजी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था कोल्ड वॉर? कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, और इज इट सी
सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, और इज इट डी नन ऑफ द एबव? मतलब आपको बताना है कि दरअसल ये जो शीत युद्ध था ना, ये किन दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिज्म तो चलो ठीक है, समझ में आता है, साम्यवाद जो कि यूएसएसआर फॉलो कर रहा था इस आइडियोलॉजी को। लेकिन कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक ही जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं। कम्युनिज्म, साम्यवाद, वो एक अलग विचारधारा होगी, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया। लेकिन कम्युनलिज्म जो अगर आप कहोगे ना, तो कम्युनलिज्म मतलब होता है क्या कि आप धार्मिक राष्ट्रवाद को अगर आप ज़्यादा कट्टर आप बन जा रहे हो, अपने धर्म को आप सुपीरियर मान रहे हो, बाकी सारे धर्मों से श्रेष्ठ है, तो अगर इस तरह की आपकी आइडियोलॉजी हो जाती है तो दैट इज कम्युनलिज्म। अगर आपने इसी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है इंडियन पॉलिटिक्स वाला, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो कम्युनल वायलेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ होती है ना कि जो पार्टीशन के समय जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, तो दैट इज कम्युनलिज्म। ठीक है, या फिर उसको कम्युनल वायलेंस कहा जा सकता है, अगर इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा वायलेंट रूप अगर ये अख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ रिलीजन से रिलेटेड कम्युनिज्म। बल्कि कम्युनिज्म की अगर बात करूँ, कम्युनिज्म, ठीक है, जिसको साम्यवाद कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी, वो ऐसे स्टेट के पास होगी या ऐसे गवर्नमेंट के पास होगी जहाँ पर क्या होगा कि सारे रिसोर्सेज को वही कंट्रोल करता होगा, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, वहाँ पर सोशल वेलफेयर को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है रादर की पर्सनल बेनिफिट को। वहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स जैसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो इस प्रकार के आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म कहा जाता है, साम्यवाद। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, देखिए ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों कमोबेश एक ही चीज़ है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर आइडियोलॉजी पर होगे, कार्ल मार्क्स को बात कहा जाता है कि जो उन्होंने ये सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का आइडिया को प्रमोट किया है, तो अगर आप उनकी आइडियोलॉजी पर होगे तो वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, और उसके ट्रांजिशन के तौर पे वो सोशलिज्म को बताते हैं कि स्टेट क्या होगा, पहले मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी और वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होगा जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है। ठीक है, उन्होंने दो क्लास की बात करी थी, उन्होंने एक बुर्जुआ क्लास की बात करी थी और एक उन्होंने कहा था प्रोलेटारिएट क्लास। तो बुर्जुआ क्लास मतलब कैपिटलिस्ट क्लास, जो रूलिंग क्लास वो है बुर्जुआ क्लास, और प्रोलेटारिएट क्लास मतलब सर्वहारा वर्ग, जो कि लेबर का क्लास है, वर्कर का क्लास। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स ने दो क्लास की बात करी थी। एक क्लास था बुर्जुआ मतलब हो गया जो रूलिंग क्लास है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, जो धनी लोग हैं, उन्होंने उसकी बात करी गई थी। और दूसरा जो प्रोलेटारिएट वाला जो वर्ग है वो वर्कर्स का वर्ग होगा या लेबर का वर्ग होगा। तो प्रोलेटारिएट क्या करेंगे कि रिवॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सारे पावर किसके पास होते हैं, बुर्जुआ के पास होते हैं। ठीक है, तो प्रोलेटारिएट का क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में एक रिवॉल्यूशन करेंगे और इस रिवॉल्यूशन से वो कम्युनिज्म को अचीव करेंगे, और इस बीच में जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन होगा सोशलिज्म का। ठीक है, तो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही चीज़ है और एक दूसरे से संबंधित ही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी। कोल्ड वॉर दरअसल सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। यूएसए जो फॉलो कर रहा था जिस आइडियोलॉजी का, उसको कह सकते हो आप, कैसे कह सकते हो, कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड अगर पॉलिटिकल की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म की बात करता था, स्वतंत्रता की बात करता था, लोकतंत्र की बात करता था। कैपिटलिज्म हो गया इकोनॉमिक मॉडल एंड लिबरल डेमोक्रेसी हो गया पॉलिटिकल मॉडल। वही यूएसएसआर जो था वो किस चीज को फॉलो कर रहा था, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो ये चीज, कम्युनिज्म इज मोर एंड लेस रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मॉडल, सोशलिज्म इज समवॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कि कोल्ड वॉर सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का ही परिणाम था। ठीक है, अगर आपको ये भी ऑप्शन में आए कि लिबरल डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म, तो भी वो सही होगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखो। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो वो भी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आइडियोलॉजी को याद रखना कि यूएस किस चीज को प्रमोट कर रहा था, एक फॉलो कर रहा था, और यूएसआर किस चीज को फॉलो। ठीक, चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द कोल्ड वॉर स्टेज बिटवीन, मतलब शीत युद्ध का समय काल क्या था, 1917 to 80, 1945 to 91, और 1914 to 1989, और इज इट 1935 to 79? तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लाइव चैट में देख रहे हो, अगर आप लाइव वीडियो को देख रहे हो तो लाइव चैट में भी आप आंसर दे सकते हो।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन करना आपकी किस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध का समय काल क्या था। तो कई सारे जो लोग हैं ना, कई सारे हिस्टोरियंस हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। अच्छा, ये भी चीज याद रखो कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, वो हुआ था 1917। दो रिवॉल्यूशन हुआ था, एक फरवरी में हुआ था और एक अक्टूबर में हुआ था, जिस अक्टूबर रिवॉल्यूशन को हम लोग बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको लीड किया था वो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। सो रशियन रिवॉल्यूशन 1917, तो कई सारे हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि उसी समय से कोल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो हिस्टोरियंस है वो इस बात पे जोर देते हैं कि नहीं, जो हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, उसके बाद से कोल्ड वॉर सही तरीके से कहा जा सकता है कि वो जो दौर था वो चीज। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, और यूएसआर का डिसोल्यूशन कब हुआ था? 1991 में। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कि कोल्ड वॉर 1945 के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वहां से लेकर यूएसआर के डिसोल्यूशन तक के समय को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध का समय काल 1945 टू 1991, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द वार्सो पैक्ट बाय द सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत संघ द्वारा वार्सो संधि के गठन के पीछे क्या कारण था? कारण क्या था कि सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट बनाया था? तो आपसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है आपके सामने देखिए, और ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप, और ऑप्शन बी टू लिमिट द थ्रेट ऑफ इन्वेजन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, और ऑप्शन सी टू इंस्टीट्यूट कैपिटलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, और इज इट ऑप्शन डी टू चैलेंज द सोशलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट का गठन क्यों किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन कब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करने लगे? तो ये जो ऑप्शन होगा वो गलत हो गया। दूसरा, टू लिमिट द थ्रेट ऑफ इन्वेजन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, ये ठीक लग रहा है कि वेस्टर्न यूरोप से इन्वेजन को बचाने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया गया होगा, बिकॉज वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है, बट आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टू इंस्टीट्यूट कैपिटलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, सोवियत यूनियन क्यों कैपिटलिज्म की स्थापना करना शुरू कर दिया उसने? ये भी आंसर नहीं होगा। डी में कहा जाए टू चैलेंज द सोशलिज्म, सोशलिज्म को क्यों चैलेंज करेगी भाई? सोशलिज्म तो सोवियत यूनियन ही प्रमोट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, सी और डी गलत हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। मतलब जो नाटो, जो कि वेस्टर्न अलायंस था या वेस्टर्न यूरोप का एक ग्रुप था, उससे थ्रेट को काउंटर करने के लिए या उसके थ्रेट को लिमिट करने के लिए, चेक करने के लिए ये बनाया गया था वार्सो पैक्ट। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि वार्सो पैक्ट कब बनाया गया था और इनिशियली उसमें कितने मेंबर थे। दोनों का जवाब आपको देना है कि वार्सो पैक्ट का ईयर क्या था और इनिशियली उसमें कितने मेंबर थे, मतलब कितने मेंबर्स ने साइन करके वार्सो पैक्ट बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नैम समिट वाज अटेंडेड बाय, मतलब पहला जो नैम समिट हुआ था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 25, 28, 30 या 32? फर्स्ट नैम समिट तो आप याद रखिए, फर्स्ट नैम समिट कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में, क्योंकि कहाँ की राजधानी है? सर्बिया की। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेलग्रेड सर्बिया में 1961 में फर्स्ट समिट हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें 25 मेंबर स्टेट्स ने इसमें भाग लिया था। और वहां से लेकर आज के समय में जो अगर आप कहोगे 2019 में जब 18th नैम समिट हुआ था, इसका लेटेस्ट समिट है, वो कहाँ हुआ था? अजरबैजान। ये कहाँ है? तो अजरबैजान में, कहाँ पर? बाकू में। ठीक है, याद रखो कहाँ हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में 18 समिट हुआ था। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और उसमें कितने मेंबर स्टेट ने भाग लिया था? 120 मेंबर स्टेट ने। तो सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा इसका जो एक्सपेंशन है वो हुआ है। आप दुनिया में कह सकते हो करीब 200 देश के आसपास है। 193 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, ये तो आप 195, 196 मान सकते हो, और विदेश को मिला लो तो इतने देशों में 120 नैम के मेंबर है। तो ये अपने आप में नैम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, हालांकि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इसका सिग्निफिकेंस है वो कम होता हुआ चला गया। चलिए लेवल फर्स्ट के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेवा अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू व्हाट? जेनेवा अकॉर्ड इसमें से किससे संबंधित है? डिवीजन ऑफ वियतनाम, डिवीजन ऑफ कोरिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और इज इट यूएस इन्वेजन ऑफ
वियतनाम। तो जेनेवा एकॉर्ड इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो जेनेवा एकॉर्ड दरअसल डिवीजन ऑफ वियतनाम से संबंधित है। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि क्या हुआ था। फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करती थी, फिर जापान आके रूल करना स्टार्ट कर देता है वियतनाम पे एंड सो ऑन। उसके बाद फिर इनके बीच में एक मीडिएशन होता है जेनेवा में, और जेनेवा आप जानते हो स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पर एक मीडिएशन होता है। और उसके बाद वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बीच के बाउंड्री का जो नाम होता है वो 17 पैरेलल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर रूल कर रही थी। ठीक है, सो अब हम आते हैं लेवल 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 11th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले असर्शन देखते हैं, दैट इज स्टेटमेंट 1 देखते हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द यूएस एंड यूएसआर बिकेम द सुपर पावर। तो ये आपसे कहा जा रहा है कंसिडर करने के लिए। उसके बाद रीजन, मतलब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पहले पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट 2 कहा जा रहा है डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, डिवास्टेशन ऑफ यूरोप, लेट द इमरजेंस ऑफ दी सुपर पावर। तो आपसे ये दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज असर्शन एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज रीजन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कथन क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर महाशक्तियां बन गए। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे इस चीज को तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 1945 के जब उस साल में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है उसके बाद से ही यूएस एंड यूएसआर इमर्ज होते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल अफेयर्स में उनका एक हेजेमनी देखने को मिलता है, राइट, डोमिनेंस देखने को मिलता है यूएस एंड यूएसआर का। तो ये चीजें थी। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही यूएस एंड यूएसआर सुपर पावर बन के इमर्ज होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट वो ये कहा जा रहा है कि डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, डिवास्टेशन ऑफ यूरोप, लेट द इमरजेंस ऑफ दी सुपर पावर। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान का जो डिफीट था, ठीक है, उसकी जो हार थी, साथ ही साथ यूरोप का जो डिवास्टेशन था, यूरोप में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके कारण से ये जो सुपर पावर्स है वो इमर्ज हुए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो उसमें क्या हुआ था कि जो एक तरफ से एलाइड पावर और एक्सिस पावर दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें जर्मनी, जापान और इटली का जो एक ग्रुप था जिसको हम लोग एक्सिस पावर कहते हैं, तो वो ग्रुप हार गई थी। और इसके कारण से आप कह सकते हो कि उस कारण से और साथ ही साथ यूरोप के डिस्ट्रक्शन होने के कारण ही यूएस एंड यूएसआर वर्ल्ड स्टेज पर 2 सुपर पावर बन के इमर्ज होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अगर आप एक तरह से अगर आप अंदाजा लगाओ कि क्या होता अगर जर्मनी और जापान नहीं हारती, तो अगर जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हारते तो वो सुपर पावर रहते हैं। ठीक है, उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या मिलिट्री अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो सब बहुत पावरफुल थे। वो कंट्री, जापान हो, जर्मनी हो, वो सब काफ़ी पावरफुल बन गए थे। तो अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब कंट्रीज नहीं हारती तो फिर यूएस एंड यूएसआर एक तरह से आप सुपर पावर के तौर पे आप उनको नहीं ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि जर्मनी जापान हार गया, और दूसरी तरफ से एक और इवेंट हुआ दैट इज यूरोप का एक तरह से जो डोमिनेंस था। अब अगर आप 19th सेंचुरी देखोगे, 20th सेंचुरी देखोगे, इवन 18th सेंचुरी भी अगर आप देखोगे, तो उस समय में क्या होता था कि जो यूरोपियन पावर है वही दुनिया में डोमिनेट क्या करते थे, एशिया में, अफ्रीका में, डिफरेंट जगहों पे उनकी ही कॉलोनीज हुआ करती थी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पूरा जो 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था वहां तक यूरोप का ही डोमिनेंस रहा है वर्ल्ड के अफेयर्स में। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ यूरोप में, उसके बाद से यूरोप की जो डोमिनेंस थे वो खत्म हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये भी इंश्योर किया कि दुनिया में यूरोप की जो डोमिनेंस है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएस एंड यूएसआर इसलिए इमर्ज होते हैं सुपर पावर के तौर पे क्योंकि जर्मनी और जापान हार जाते हैं, यूरोप का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिवास्टेशन हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। चलिए ये फिर से अगेन जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। So Soviet Union and China built close relations with North Vietnam, North Korea and Iraq। मतलब ये कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियन और चीन ने उत्तर वियतनाम, उत्तर कोरिया और इराक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। तो ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरा रीजन क्या है कि यूएस ने सीटो एंड सेंटो के साथ एशिया के कंट्रीज को अपने साथ अलायंस में उनको लाया। ठीक है, यूएस की बात हो रही है यहाँ पर कि यूएस ने सीटो और सेंटो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एशियाई देशों को अपने साथ, अपने अलायंस के साथ मिलाया था। ठीक है, तो अगर आप असर्शन देखोगे तो असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सोवियत यूनियन और चाइना ने क्लोज रिलेशन बनाए थे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक से। तो अगर आप नॉर्थ वियतनाम देखो, मैंने कई बार बताया कि नॉर्थ वियतनाम
जब वियतनाम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है 1954 में जिनेवा अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, और 17th पैरेलल में वियतनाम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो नॉर्थ वियतनाम जो होता है ना वो चाइना से लगा हुआ देश है। सो उस देश पर कम्युनिस्ट पार्टी और जो उस समय के लीडर थे हो ची मिन्ह, तो वो यहाँ पर एक तरह से उनका उनका शासन था, ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो सोवियत यूनियन और चाइना उनको सपोर्ट किया करते थे, उनके साथ बेटर रिलेशन उन्होंने बनाए थे उस दौरान में, और इराक के साथ भी, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन और चाइना ने क्लोज रिलेशन स्थापित किए थे। अब रीजन की बात करें, मतलब स्टेटमेंट 2, तो यूएस ने सीटो और सेंटो बनाकर एशियन कंट्रीज के साथ अलायंसेस बनाए थे। तो ये भी रीजन बिल्कुल सही है कि सीटो और सेंटो बनाकर एशियन कंट्रीज को अपने साथ लाने की कोशिश करी गई थी यूएस के द्वारा। सेंटो की बात करें तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वही सीटो की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीटो और सेंटो है, ये बेसिकली बनाए गए थे एशियन कंट्रीज के लिए। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उसमें 5 कंट्रीज थे। एक था पाकिस्तान था, ईरान था, इराक था, टर्की था और यूनाइटेड किंगडम भी था, और उसके एसोसिएट मेंबर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट था। फिर सीटो की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए बनाया गया था ये सारी चीज़ें। तो अगर आप देखोगे तो यूएस ने जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ अलायंसेस बनाए थे सीटो एंड सेंटो करके, ठीक है। और यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज के लिए और नॉर्थ अटलांटिक रीजन वाले क्षेत्र के कंट्रीज के लिए, उसके लिए उसने नाटो बनाया था 1949 में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सही एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जब यूएस ने सेंटो और सीटो बना लिया उसके बाद सोवियत यूनियन और चाइना ने सोचा कि यार ये तो एशिया में भी पहुंच रहा है। यूएस अपना जो एक तरह से अलायंस है वो पहले वेस्टर्न यूरोप में तो था ही, नाटो 1949 में बना हुआ, उसके बाद ये सेंटो और सीटो बना रहा है और एशिया में भी घुस रहा है। तो हमें भी एशिया में अलग अलग कंट्रीज के साथ बेटर रिलेशन बनाने चाहिए। तो उसके बाद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ बेटर रिलेशन बनाए गए थे। तो इसका जो रीजन है, इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 13th क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि हु अपोज द नियो कॉलोनिज्म, मतलब जो नव उपनिवेशवाद था उसका विरोध किसने किया था। अगर आप विरोध की बात करोगे, साथ ही साथ ये जो नियो कॉलोनाइजेशन वर्ड है, नियो कॉलोनिज्म वर्ड है, इसको क्वाइन भी इन्होंने किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे ऑप्शन में कहा जा रहा है नेहरू, क्रुमा, नाशेर या टीटो, इसमें से आपको जवाब देना है। तो अगर आपने चैप्टर में जो भी नाम के फाउंडर लीडर्स है, ठीक है, तो उनके बारे में कैरेक्टर स्केच अगर उनका पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल आपके लिए काफ़ी आसान होगा, बिकॉज इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रुमा। ठीक है, क्रुमा घाना के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना। हालांकि बाद में उनको मिलिट्री कू से हटा दिया जाता है, बट ये चीज़ है। तो इन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया था और इन्होंने ही अपोज किया था न्यू कॉलोनिज्म। देखिए ये किस प्रकार का कॉलोनाइजेशन, देखिए पहले क्या होता था पुराने समय में, चाहे वो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की बात करें, तो जो यूरोपियन पावर्स होते थे ना, वो किसी देश पर मिलिट्री के थ्रू वहाँ पर डोमिनेट किया करते थे, वहाँ पे उसको अपनी कॉलोनी बना दिया करते थे। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे या फ्रेंच थे, वो किस प्रकार से इंडिया को कॉलोनी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, या ब्रिटिशर्स किस तरीके से सफल हुए मिलिट्री पावर से। लेकिन जो ये कुरमा है वो ये कहा करते थे कि देखिए वो जो कॉलोनाइजेशन वाला पीरियड था वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये एक नए प्रकार का कॉलोनाइजेशन का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उस देश को डोमिनेट करने की कोशिश करी जाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका का कोई कंट्री है, वो आज़ाद हो गया, ठीक है, पहले कॉलोनी था किसी भी एक यूरोपियन पावर का, अब वो आज़ाद हो गया, लेकिन फिर भी उस देश में यूरोपियन पावर क्या करते हैं, या फिर जो वेस्टर्न पावर है, जो भी कंट्री है, सुपर पावर है, वो क्या करते हैं, उसके पॉलिटी में, उसके इकोनॉमी में इंटरफेयर करके उसको एक अलग तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उसको गुलाम बना कर रखा हुआ है। तो ये कहना था घाना के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्रुमा, वो कहते थे कि अभी क्या हो रहा है कि जो भी सुपर पावर है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो भी डेवलप कंट्रीज है, वो क्या कर रहे हैं कि एक नए प्रकार का कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। उसमें मिलिट्री का यूज नहीं कर रहे, उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर से वो उन कंट्रीज को अपना गुलाम बना कर रखे हुए हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटी में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये एक नया कॉलोनाइजेशन का एक तरीका है जिसके बारे में घाना के प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी, और उनका नाम था क्रुमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। Which of the following statements is
इनकरेक्ट रिगार्डिंग नैम, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि नैम हेल्प द कंट्रीज टू परस्यू देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब नैम ने देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने में मदद की। बिल्कुल ये सही जवाब है, क्योंकि नैम ने ही, क्या आप कह सकते हो कि नैम जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो किस चीज के लिए था कि जो कंट्रीज है, जो न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज है या फिर अदर जो कंट्रीज है, वो सब अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से डिसाइड करें, ना कि किसी सुपर पावर के सैडो में रह के। ऐसा ना हो कि सुपर पावर जो कहे ट्रीट करे उसी हिसाब से कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाए। नहीं, कंट्रीज के लिए जरूरी है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद से निर्धारित करे। तो नैम का एजेंडा ही यही था, नैम का फोकस यही था कि जो देश है, अलग अलग देश है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से परस्यू करे, रादर कि वो किसी सुपर पावर के कहने पर उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करे। तो नैम के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर नैम लॉस्ट इट्स अर्लियर रेलेवेंस, ये भी बिल्कुल सही है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद नैम का रेलेवेंस है समय के साथ साथ कम होता हुआ जा रहा है। इवन कि इंडिया भी अब उतना ज्यादा एक कह सकते हो एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। ठीक है, या फिर फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा अब एक तरह से हिस्सा नहीं है नैम, इंडिया की अगर बात करें तो। और वैसे भी नैम कब आया था? जब दुनिया में दो सुपर पावर थे, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद, उसके बाद नैम की जरूरत ही नहीं रह गई, या फिर उतना उसका सिग्निफिकेंस नहीं रह गया था, रेलेवेंस नहीं रह गया था। तो ये सही स्टेटमेंट है कि नैम का रेलेवेंस कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद आफ्टर 1990s ये कम होता हुआ जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि नैम वाज अ मूवमेंट दैट रेज्ड इट्स वॉइस फॉर न्यूली डिकॉलोनाइजेशन, मतलब ये नैम जो है ना, वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो न्यू फ्रीली कंट्रीज थे, ठीक है, न्यू फ्री हुए कंट्रीज थे, न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज थे, उनके लिए आवाज उठाते थे नैम। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने देखा होगा अफ्रो एशियन यूनिटी की बात करी जाती थी, अफ्रीका के और एशिया की जो न्यूली डिकॉलोनाइजेशन है उनके लिए आवाज़ उठाई जाती थी, उनके लिए वॉइस रेज करी जाती थी। तो ये चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर का तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नैम के लिए संबंधित नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, और ये लेवल 2 का लास्ट सवाल। Who showed a great faith in a genuine commonwealth of free cooperating nation that would play a positive role in softening, if not ending, the Cold War era। ठीक है, तो आपको बताना है कि किन्होंने कहा था या किन्होंने इस चीज़ पे अपना एक तरह से कह सकते हो कि अपना फेथ दर्शाया था कि हमें क्या होना चाहिए कि जो नेशंस है ना, फ्री नेशंस है, उनको एक कॉमनवेल्थ बनाना चाहिए। कॉमनवेल्थ का मतलब हो गया एक ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र और सहयोगी राष्ट्र क्या करे कि एक ग्रुप बनाए ताकि कोल्ड वॉर की जो राइवलरी है भले उसको खत्म ना कर सके लेकिन उसको कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है, ये किन्होंने कहा था? तो इसके बारे में आपको बताया नेहरू, क्रुमा, नासिर या टीटो। ठीक है, समझ में आ रही क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किन्होंने ये बताया था या इस चीज में विश्वास जताया था कि जो न्यूली डिकॉलोनाइजेशन है या फ्री नेशंस है वो सब आके कोऑपरेट करे और कोल्ड वॉर के टेंशन को भले पूरी तरह ना खत्म कर पाए लेकिन एक सब्सटैंशियली उसको कम करने की कोशिश करी जाएगी इन कंट्रीज के द्वारा, ये कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो था, ये जो विजन था या कह सकते हो ये जो फेथ था, ये था नेहरू जी का। इसका सही जवाब होगा ए, नेहरू जी। नेहरू जी ये मानते थे कि ये सब देश मिलकर कोल्ड वॉर के राइवलरी को भले खत्म ना कर दे लेकिन उसको कम करने में जरूर साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड लेवल पे, और थर्ड लेवल का पहला सवाल यहाँ पर वापस से असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन में कहा जा रहा है कि वेस्ट जर्मनी वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ द यूएसएसआर, एंड रीजन कहा जा रहा है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मैंने कई बार आपको बताया कि जो जर्मनी था ना, उसको पोट्सडाम एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद 1945 में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें जो ईस्ट पार्ट था ना वो क्योंकि यूएसएसआर से लगता हुआ था तो वो दे दिया गया था यूएसएसआर के अंदर में, और जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्ट जर्मनी का पार्ट था, वो यूके, यूएस और फ्रांस ने अपने अंदर में ले रखा। तो ये चीज़ है, और आप सामने में मैप भी देख रहे हो, उसमें आपको ये चीज़ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो ईस्ट जर्मनी है वो जो आप देख रहे होगे रेड कलर में है, और वैसे भी कम्युनिस्ट लोगों का रेड कलर होता है। ठीक है, उसको सिंबलाइज किया जाता है रेड कलर में। तो आप देख रहे हो कि ईस्ट जर्मनी जो है कहाँ पर है, वो यूएसएसआर के डोमिनेंस में, और वेस्ट जर्मनी जो है वो आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो वेस्टर्न पावर के डोमिनेंस में था। तो ये चीज़ है। तो असर्शन में क्या कहा जा रहा है, वेस्ट जर्मनी वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ यूएसएसआर,
तो वेस्ट जर्मनी, नो सर ना, वेस्ट जर्मनी नहीं, ईस्ट जर्मनी था यूएसआर के डोमिनेंस में। तो जैसे ही आपका असर्शन गलत होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर भी हम लोग स्टेटमेंट 2 रीजन देख लेते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बिल्कुल सही जवाब है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया उसके बाद ही जो विनर कंट्रीज थे, विनर अर्थात जो अलाइड पावर्स थे, यूके, यूएस, फ्रांस, यूएसआर, इन्होंने जर्मनी को क्या किया, एक तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि जर्मनी हारी है तो उस लैंड को इन लोगों ने अपने अपने में बांट लिया। तो ये चीज है, तो उसके बाद ही ये डिवीजन हुआ था। तो ये रीजन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूगोस्लाविया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्टर्न अलायंस इन 1955। रीजन कहा जा रहा है कि इट वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ टीतो। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि यूगोस्लाविया ईस्टर्न अलायंस का पार्ट बना 1955 में। 1955 आपको याद होगा वार्सो पैक्ट के साइन होने का ये साल है। तो ईस्टर्न अलायंस का पार्ट बना यूगोस्लाविया, और रीजन कहा जा रहा है कि इट वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ टीतो। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही आपको गलत लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यूगोस्लाविया ईस्टर्न अलायंस का पार्ट नहीं था। क्योंकि यूगोस्लाविया अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाओगे तो यूगोस्लाविया नाम का फाउंडिंग मेंबर है, तो ईस्टर्न अलायंस का पार्ट क्यों बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये गलत होता है असर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिकॉज क्या हुआ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूगोस्लाविया नाम का पार्ट है, तो सोवियत यूनियन का जो एक तरह से कैंप है उसको उसने ज्वाइन नहीं किया। तो ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहे थे, यूएसएसआर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो क्या सर रीजन जो है वो सही है? यस, रीजन बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि नहीं सर ये तो यूगोस्लाविया फिर कम्युनिस्ट कंट्री था, तो यूएसएसआर के कैंप को इसने क्यों नहीं ज्वाइन किया, ये तो यूएसआर वाले कैंप में ही होगा। नहीं, टीतो जो थे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ही व्यक्ति थे, और साथ ही साथ वो कम्युनिस्ट कंट्री ही थी। अब ये याद रखना कि यूगोस्लाविया कम्युनिस्ट कंट्री ही थी, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद उसने यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उसने नाम को ज्वाइन किया था। ये याद रखना। तो रीजन इसका बिल्कुल सही है कि जो यूगोस्लाविया है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी उसने ईस्टर्न अलायंस या यूएसएसआर का पार्ट वो नहीं बना। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। असर्शन कहा जा रहा है कि बाय लेट 1980s द NIEO इनिशिएटिव हैड फेडेड। मतलब 1980 के अंत तक NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की पहल फीकी पड़ गई थी। ठीक है, रीजन कहा जा रहा है देयर वाज स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन। मतलब विकासशील देशों का कड़ा विरोध था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए कि 1980s तक क्या NIEO का इनिशिएटिव फेड हो गया था। बिल्कुल सही जवाब है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का इनिशिएटिव है 1980s तक आते आते वो खत्म होता चला जा रहा था, या उसका जो कह सकते हो कि जो सिग्निफिकेंस था, रेलेवेंस था, वो फीका पड़ चुका था। ठीक है, तो असर्शन आपका सही है। रीजन में अगर आप देखोगे तो देयर वाज स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन। नो सर मैम, स्टिफ अपोजिशन डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से नहीं हो रहा था। अगर आप देखोगे NIEO की बात करोगे तो NIEO किसके लिए बात करता था? LDCs के लिए बात करता था, लिस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए बात करता था, डेवलपिंग नेशंस के लिए बात करता था। तो NIEO तो अच्छी चीज़ है ना कि इन दोनों ग्रुप या इन ग्रुप के कंट्रीज के लिए वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करता है, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करता है। तो फिर डेवलपिंग कंट्री क्यों इस आइडिया को अपोज करेंगे? ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों इस आइडिया को अपोज करेंगे? तो ये जो ऑप्शन है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जैसे आपका रीजन गलत होता है तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ है? फिर से रिपीट कर दूं कि NIEO के इनिशिएटिव 1980s के बाद इसका जो रिलेवेंस है वो धीरे धीरे कम होता गया था, बिकॉज यहाँ पर स्टिफ अपोजिशन था किसकी तरफ से? डेवलप्ड कंट्री की तरफ से। ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने इसका काफ़ी कड़ा विरोध किया था, और साथ ही साथ डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक तरह से यूनिटी नहीं थी। तो इसके कारण से NIEO का इनिशिएटिव फेड होता हुआ चला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है कि इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द अलायंस एंड देयरबाय प्रिवेंट डिफरेंस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू फुल स्केल वॉर। ये असर्शन है। ठीक है, फिर लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन आप ध्यान से इस चीज को पढ़ो कि भारत ने गठबंधन के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश की और इस तरह अंतर को पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बढ़ने से रोका। मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने जो भी ये सुपर पावर के अलायंसेस थे उसके बीच के डिफरेंस को कम करने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो कोल्ड वॉर था उसको फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होने से रोका। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया ने यही कोशिश करा था कि डिफरेंसेस जो है सुपर पावर के बीच में और उनके अलायंसेस या उनके ब्लॉक्स के बीच में, तो वो कम हो जाए चाहिए, और साथ ही साथ फुल स्केल वॉर में तब्दील ना हो जाए जो ये डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है, मतलब रीजन में, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। मतलब भारत शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता को नरम करने के लिए विश्व मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। बिल्कुल ये भी सही जवाब है कि भारत सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था कि ताकि कोल्ड वॉर की राइवलरी कम हो सके। ऐसा नहीं था कि पैसिवली हम लोग अलग हो जाएंगे या वर्ल्ड अफेयर जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर की राइवलरी कम से कम। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये लगेगा कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भारत इसलिए तो ये कोशिश कर रहा था बिकॉज भारत की पॉलिसी थी कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स में टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरी। क्लियर? इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब हम लोग लेवल 3 की ओर आगे बढ़ते हैं और लेवल 3 के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है सरसेन, अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है लॉजिक ऑफ डिटरेंस वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द कोल्ड वॉर नॉट कन्वर्टिंग इनटू हॉट वॉर। मतलब प्रतिरोध का ये जो तर्क था या सिद्धांत था, इसके कारण से शीत युद्ध गर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। मतलब ये कारण था कि शीत युद्ध गर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। रीजन कहा जा रहा है कि यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय सुपर पावर माइट हैव कॉज्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। मतलब महाशक्तियों द्वारा परमाणु हथियार के इस्तेमाल से आपसे विनाश हो सकता है। मतलब दोनों सुपर पावर का विनाश निश्चित था, ये चीज है। तो अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखोगे तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि लॉजिक ऑफ डिटरेंस के कारण ही कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखो। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था? वो चीज मतलब कि दोनों देशों के पास इनफ न्यूक्लियर वेपन्स थे कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन करने के केपेबल थे। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है मैड कंसेप्ट, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। पारस्परिक रूप से दोनों का विनाश जो है वो निश्चित था। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। तो अगर आप इसके बीच के लिंकेज के देखोगे तो इसका सही रीजन भी है क्योंकि लॉजिक ऑफ डिटरेंस के पीछे यही कारण है कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाता तो दोनों देश जानते थे कि दोनों का ही आपसे ही विनाश निश्चित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आई होप ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। और तो इस तरीके से आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। और अगर आपको इस सेशन का PDF पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी 5 लेक्चर्स हुए हैं, 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कोल्ड वॉर पे। तो उन क्वेश्चंस को एक PDF पे कंपाइल करके वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अदर लेक्चर्स के PDF को या अदर नोट्स के PDF को भी आप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जब कर रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ सुनिश्चित किया कि जो जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, और जितने भी टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने कवर किया। ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों ने क्वेश्चन लिया और आंसर आपको बता दिया, नहीं, उसके आसपास के जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उसको आपको बताने की कोशिश करी। और जितने भी 100 क्वेश्चन है उसको आप वापस से जब आपको रिविजन करना हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हैं। आपको सारे लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पर नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक जो डाउट वाला फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो और हमसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।